बहू को छठी का दूध याद दिला दिया। क्या कहा तूने? 2 दिन बाद तुम लोग वापस घर लौट रहे हो। परसों सुबह की फ्लाइट की टिकट हो गई है। आंखों में आंसू लिए सुनीता जी बोली, हाँ माँ, बस 2 दिन और फिर हम सब वापस साथ होंगे। फोन पे बेटा आशीष बोला। फोन रखकर सुनीता जी इतनी खुश थी कि अभी से उनकी आने की तैयारियों में व्यस्त हो गई। घर को सजाने से लेकर खाने पीने का सारा सामान भरने लगी। आम खाने का मौसम चल रहा था, इसलिए आम की मिठाई, आम का अचार, आम का मुरब्बा सब बना दिया सुनीता जी ने। 2 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। सुनीता जी को आज रात को आंखों में नींद भी गायब थी, क्योंकि दूसरे दिन सुबह आशीष और रिया घर पे आ जाएंगे। पूरे 2.5 महीने बाद आ रहे थे दोनों घर पर। लगभग 2.5 महीनों से सुनीता जी ने अपने बेटी बहू को देखा नहीं था, सिर्फ फोन पे ही बातें होती थी। फरवरी में शादी हुई थी बेटी बहू की और दोनों शादी के बाद सिंगापुर और मलेशिया हनीमून मनाने चले गए थे। वहां से लौटे तो कोरोना संकट की वजह से मुंबई में ही रह गए थे। आशीष की जॉब भी मुंबई में ही थी। सरकार ने अब लॉकडाउन में ढील दे दी थी, इसलिए आशीष ने सुबह की पहली फ्लाइट की टिकट बुक करा ली थी। कल सुबह बेटा बहू यहाँ हैदराबाद पहुँच जाएंगे। इसी खुशी की वजह से सुनीता जी रात भर सोई नहीं पाई। सवेरे तड़के की उठ गई सुनीता जी। आशीष ने फ़ोन पर बताया था कि सुबह 11 बजे तक घर पहुंच जाएगा, इसलिए सुनीता जी जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। उन्होंने आशीष की पसंद के गुलाब जामुन और मालपुए बना दिए थे और सारा खाना और नाश्ता भी बना दिया था। अब तो माहे खुशी के उनके पांव जमीन पर नहीं टिके थे। वे उड़ रही थी और इतना जल्दी सारा काम निपटाने की कोशिश कर रही थी जैसे उन्हें कोई कंपटीशन जीतना हो। उन्हें बेटी बहू से ढेरों बातें भी तो करनी थी, इसलिए उनके हाथ उनके समर्थ से ज़्यादा चल रही थी। आशीष बहुत छोटा था जब उसके बाबूजी की मृत्यु हो गई थी। सुनीता जी घर की बड़ी बहू थी। उनके पति नारायण जी सहित उनके 3 भाई थे। नारायण जी की मृत्यु के पश्चात सुनीता जी को अपने घर से बेदखल कर दिया गया था। जमीन जायदाद कुछ भी हिस्से में नहीं आया था। सुनीता जी ने कोर्ट में अपने हक के लिए लड़ाई करने की सोची, मगर छोटे आशीष को देखकर रुक गई, क्योंकि इन कोर्ट कचहरी के रिजल्ट आने में सालों लग जाते हैं और उन्हें आशीष को पढ़ा लिखा कर उसका भविष्य संवारना था ना कि इन कोर्ट कचहरी के कचरों में पढ़कर जीवन खराब करना। उन्होंने सिलाई कढ़ाई में शिक्षा प्राप्त कर रखी थी, जिसे उन्होंने अपना रोजगार बना लिया और आशीष को खूब पढ़ाया लिखाया। सुनीता जी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियों का सामना किया था। आशीष के शादी वाले दिन भी सुनीता जी फूट फूट कर रोई थी कि काश आशीष के बाबूजी जिंदा होते तो आज कितना खुश होते। हर माता पिता की यही तो तमन्ना होती है, अपने बच्चों को सफलता की सीढ़ी चढ़ते देखना और दूसरा उनकी शादी अपनी आंखों से देखना। मगर आशीष के बाबूजी की किस्मत में यह सुख देखना नहीं लिखा था, इसलिए ही तो हम दोनों को अकेला छोड़कर चले गए। यही सब सोचते हुए सुनीता जी की आंखें भर गई और वो पूरे घर में साफ सफाई करने लगी। 11 बजे ही थे कि आशीष का फ़ोन आ गया, माँ हम लोग बस आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, एयरपोर्ट से टैक्सी ले ली है। सुनीता जी बोली, हाँ बेटा जल्दी आ जाओ। आशीष का फ़ोन रखा ही था कि सुनीता जी के सोसाइटी की सहेली मिसेज वर्मा का फ़ोन आ गया और वो बोली, आज शाम 6 बजे माता जी का कीर्तन करना है। क्या इस कोरोना के चलते सुनीता जी भूल ही चुकी थी कि कीर्तन कराने का इस बार का नंबर उनका था। दरअसल कोरोना के पहले सोसाइटी में हर रविवार कीर्तन होता था और कीर्तन के बाद जिसका चीट में नाम खुलता, अगला कीर्तन उसके घर पर रखा जाता। अगला नाम सुनीता जी का खुला था, मगर बीच में यह कोरोना आ गया था। अब लॉकडाउन खुल चुका था और आज रविवार था, इसलिए मिसेज वर्मा ने फ़ोन किया था। सुनीता जी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम सभी को मेरी तरफ से शाम 6 बजे मेरे घर कीर्तन का मैसेज कर देना। आशीष और रिया आने वाले हैं, इसलिए मैं अभी बिजी हूँ। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। सुनीता जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने आशीष और रिया खड़ी थी। दोनों ने सुनीता
जी के पाँव छुए तो सुनीता जी ने दोनों को कसकर गले लगा लिया। रिया को तो जमकर खींच ही लिया और बोली, रिया तुम मेरी बहू नहीं बेटी है, तुझे देखकर तुझे बहुत खुशी हो रही है। आओ दोनों अंदर और फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता लगाती हूँ। रिया बोली, माँ जी हम दोनों ने प्लेन में ही नाश्ता कर लिया था, इसलिए हम दोनों नाश्ता नहीं करेंगे। आशीष बोला, मगर रिया हमें प्लेन में नाश्ता किए अब समय हो गया है, इसलिए मैं तो पहले नाश्ता करूँगा, बाद में नहाने जाऊँगा। सुनीता बोली, रिया बेटा मैंने बड़े चाव से नाश्ता बनाया है, आज तू भी थोड़ा सा खा ले। रिया चिटकर बोली, नहीं माँ जी आप और आशीष नाश्ता करिए, मैं थोड़ा आराम करूँगी, वैसे भी काफ़ी थक गई हूँ। मैं बोलकर रिया अपने कमरे में चली गई। सुनीता जी को बहू का यह व्यवहार थोड़ा अटपटा लगा, मगर वे सोचने लगी बहुत थक गई होगी बेचारी, इसलिए इतना रूखा व्यवहार कर रही है। सुनीता जी ने अपने और आशीष के लिए नाश्ता लगाया। आशीष नाश्ता खाकर बोला, माँ आज बहुत दिनों बाद तुम्हारे हाथ का खाना खाकर यहाँ तरस गया था, बहुत समय से यह खाना खाने के लिए। सुनीता जी बोली, मैं भी तरस गई थी बेटा तुम दोनों को देखने के लिए। उतने में रिया के चिल्लाने की आवाज़ आई, आशीष आशीष। आशीष दौड़कर अपने कमरे में चला गया। सुनीता जी ने खाने की पूरी तैयारी कर दी थी, बस अब रोटियां ही बनानी बची थी, तो वे रोटियां बनाने लगी। थोड़ी देर बाद आशीष फ्रेश होकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। पीछे से रिया भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठने गई। सुनीता जी ने सारा खाना रसोई से डाइनिंग टेबल तक अकेले अकेले पहुंचाया। रिया अब भी अपने फ़ोन में लगी हुई थी। रिया ने खाना बनाने में तो कुछ मदद नहीं की थी, मगर वह खाना सर्व कर रही थी। सुनीता जी खाना सर्व करने जा रही थी कि आशीष बोला, माँ आप बैठिए, मैं खाना सर्व कर दूंगा। आशीष ने सभी को खाना सर्व किया। अपनी थाली में गुलाब जामुन और मालपुआ देखकर रिया बोली, ओह माय गॉड, इतना घी वाला और मीठा खाना कौन खाएगा। सुनीता जी बोली, सब कुछ आशीष की पसंद का बनाया है बेटा, तेरी पसंद मुझे पता नहीं थी, इसलिए आशीष की पसंद का खाना बना दिया, शाम को तेरी पसंद का खाना बना दूंगी। रिया बोली, आशीष मुझे नहीं खाना यह खाना, तुम अभी कि अभी मेरे लिए जोमेटो से खाना ऑर्डर करो। आशीष बोला, रिया एक काम करो, तुम यह मीठा और घी वाला खाना मत खाओ, मगर तुम यह दाल सब्जी और रोटी तो खा सकती हो ना। रिया दाल चखते हुए बोली, इतनी तीखी दाल मैं नहीं खा सकती। आशीष तुम बस मेरे लिए जोमेटो से अभी के अभी खाना ऑर्डर करो। आशीष ने रिया के लिए खाना ऑर्डर कर दिया। रिया ने वो खाना दबा कर खाया और सुनीता जी के हाथों से बना खाना सारा वेस्ट कर दिया। सुनीता जी की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि वे सुबह से इतनी मेहनत अपने बेटे बहू के लिए ही तो कर रही थी। कितनी चाव से खाना बनाया था उन्होंने बेटे बहू के लिए, और बहू ने तो खाना छुआ तक नहीं। रिया जोमेटो वाला खाना खाकर वापस अपने कमरे में आराम करने चली गई। आशीष अपनी माँ का मुंह देखकर समझ गया कि माँ को दुख हुआ है। आशीष बोला, माँ रिया को बाहर का खाना ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए उसने ऐसा बर्ताव किया। खाना बहुत अच्छा बना था। माँ आशीष के मुंह से प्यार भरे शब्द सुनकर सुनीता जी अपना दुख भूल गई और जल्दी जल्दी सारे बर्तन धोने लगी, क्योंकि 6 बजे सोसाइटी की सभी औरतें कीर्तन के लिए जो आने वाली थी। 5 बजे सुनीता जी ने चाय बनाकर पी ली। बेटी बहू का दरवाज़ा भी बंद था, इसलिए सिर्फ अपने लिए ही चाय बनाई। थोड़ी देर बाद सभी औरतें आ गई और सभी के मिलकर कीर्तन गाना शुरू कर दिया। कीर्तन के बीच सुनीता जी सभी के लिए पानी लाने रसोई में गई तो उन्होंने बेटी बहू के कमरे में शोर सुनाई दिया। आशीष कह रहा था, रिया तुमने सिर्फ 2 कप चाय नहीं बन रही, शाम के 6:30 बजने आए हैं, तुम कमरे में सिर दर्द का बहाना बनाकर बैठी हुई हो। रिया कह रही थी, आशीष मैं तो 2 मिनट में यहाँ और रही तो मेरा सर दर्द से फट जाएगा। अभी की अभी हमारे लिए होटल में रूम बुक करो और चाय भी अब हम वहीं होटल की पियेंगे। आशीष बोला, एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए होटल में रूम बुक कर देता हूँ,
तुम जाओ आराम से होटल में रहना। रिया बोली, मैं अकेले होटल में कैसे रहूँगी? आशीष, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। आशीष बोला, मैं यहीं माँ के साथ रहूँगा। रिया, और बस अभी थोड़े समय में तैयार होकर बाहर कीर्तन में बैठने जा रहा हूँ। तुम होटल में जा कर सकती हो। रिया आशीष का यह रूप देखकर स्तंभ थी। सुनीता जी बेटी बहू का कलेश सुन चुकी थी। थोड़ी देर में आशीष में बाहर आकर सभी के साथ कीर्तन में बैठ गया। बाहर से आती आवाज़ों से रिया कमरे में बैठी लाल पीली हो रही थी। एक झटके से अपने कमरे से रिया बाहर आकर बोली, बंद करिए यह शोरगुल, इतना जोर जोर से भी भला कोई कीर्तन करता है क्या? सभी औरतें हैरान होकर सुनीता जी के सामने देख रही थी। सुनीता जी बोली, यह मेरे बेटी और बहू हैं, आज ही मुंबई से आए हैं। धीरे धीरे करके सारी औरतें बहाने बनाकर अपने घर चली गई। सुनीता जी की बहू की बात का बुरा तो लगा ही था, मगर बेचारी सुनीता जी जैसी भली औरत का इसमें क्या कसूर था? इसलिए खुलकर कोई कुछ बोल नहीं पाई। आशीष गुस्से से अपने कमरे में गया और बोला, सारी गलती मेरी ही है जो मैंने तुम्हें इतना सर पर चढ़ाया, तभी तो आज यह दिन देखने पर रहे हैं। रिया कुछ बोलती उससे पहले सुनीता जी कमरे में आकर बोली, बहू मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। रिया बोली, नहीं माँ जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आपने बाहर शोरगुल बंद करवा दिया, उतना ही बहुत है मेरे लिए। सुनीता जी ने आशीष और रिया के लिए चाय बनाई और शाम के डिनर की तैयारी करने लगी। उधर आशीष और रिया को भी अब भूख लगने लगी थी। दोनों सुबह की तरह डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। रिया ने वापस खाना बनाने में कुछ मदद नहीं की थी, मगर वो खाना सर्व तक नहीं कर रही थी। सब्जी चखते ही फिर रिया बोली, माँ जी सब्जी में कुछ स्वाद ही नहीं लग रहा है, ये बेकार बनी है एकदम। सुनीता जी बोली, बेटा आशीष तू खाना जोमेटो से ऑर्डर कर दे। फिर अपना खाना ख़त्म कर वह अपने कमरे में सोने चली गई। आशीष और रिया एक दूसरे के सामने हैरानी से देखने लगे। सुनीता जी 2 दिन से जितना खुश थी अभी उतनी ही दुखी हो गई थी और सोचने लगी, रिश्ता हमेशा दोनों तरफ से बराबरी में निभाता है। कोई एक रिश्ते को खींच खींच कर कब तक चला सकता है? ताली दोनों हाथों से बजती है, मगर यहाँ रिया मेरे इतने प्रयास के बाद भी मुझसे दूरी बनाए हुए है। अब सुनीता जी सोच लिया था कि रिया को छठी का दूध याद दिलाना ही पड़ेगा। दूसरे दिन सुनीता जी सुबह 8 बजे उठी तो देखा आशीष पहले से उठकर सोफे पे बैठा हुआ था। सुनीता जी नहा धोकर मंदिर चली गई। रिया के उठते ही आशीष बोला, मुझे फटाफट चाय बना कर दो। रिया बोली, तुम्हारी माँ को आ जाने दो, वही बनाएगी सबके लिए चाय नाश्ता। आशीष बोला, हद हो गई है रिया, मैं कल से सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम इस घर की बहू हो, बेटी नहीं। बहू के कुछ फर्ज होते हैं रिया। रिया के कानों पर आशीष की बातों का कोई असर नहीं हुआ। माँ तो अब तक मंदिर से नहीं लौटी थी। 11 बजने आए थे। अब दोनों को जोरों से भूख लगने लगी थी। आशीष बोला, आज खाना मिलेगा या नहीं रिया? रिया बोली, आशीष तुम्हें पता है मुझे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता। आशीष बोला, रिया अब तुम शादीशुदा हो गई हो और तुम्हें खाना बनाना सीखना पड़ेगा। रिया बोली, मैं आज वैसे भी थकी हुई हूँ। आशीष मुझसे कुछ नहीं होगा। आशीष बोला, तुमने क्या किया है रिया जो तुम थक गई हो? रिया अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है। आशीष उससे डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो पता चलता है रिया को बाहर का खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हो गया है। डॉक्टर की दवाई से रिया को तुरंत आराम मिल जाता है। रिया और आशीष घर आते हैं तो देखते हैं माँ का तो आज उपवास है, इसलिए माँ ने खाने में कुछ नहीं बनाया है। रिया आशीष से बोली, आशीष माँ जी से काका मेरे लिए दलिया या खिचड़ी बनवा दो ना। आशीष बोला, कल तक तो तुम्हें माँ के हाथ का बना खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, अब तुम ही कहो माँ से दलिया या खिचड़ी बनाने को। रिया माँ के पास आकर बोली, माँ जी बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। सुनीता जी बोली, मगर तुम्हें खाने में नुक्स निकालना तो अच्छे से आता है। रिया बोली, मुझे मेरे कल के व्यवहार के लिए माफ़ कर दीजिए माँ जी।
और प्लीज़ मुझे भी खिचड़ी और दलिया बनाना सिखाइए। सुनीता जी रिया को बच्ची समझकर माफ़ कर देती है। दोस्तों, बहुत सा बार सास बहू के जुल्म सहकर रहती है, इसलिए बहुओं की हिम्मत और बढ़ जाती है। इसलिए मेरी हर सास से विनती है कि बहू को बेटी ज़रूर माने, मगर उनके बुरी बर्ताव का सामना ज़रूर करें। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।